देखिए, ये यूनिट फिफ्थ का एक टॉपिक है जिसको अपन पहले भी पढ़ चुके हैं। कुछ इसका पार्ट जो है यूनिट थर्ड में, कुछ पार्ट इसका यूनिट फोर्थ में भी आपने पढ़ा है। टॉपिक है ऑर्गेनाइजेशन एंड डायनेमिक्स ऑफ कम्युनिटी। ऑर्गेनाइजेशन का अर्थ होता है संगठन, डायनेमिक्स का मतलब होता है उसके अंदर संगठन में होने वाली जो क्रियाएं हैं, ये सारी चीजें एक कम्युनिटी में चलती रहती हैं। तो इसकी परिभाषा जैसा कि आप पहले पढ़ चुके हैं, एक ब्रीफ रिवीजन अपन ले रहे हैं इसका इंट्रोडक्शन, कि भिन्न भिन्न स्पीशीज की जो पॉपुलेशन है, चाहे वो प्लांट्स हो, चाहे वो एनिमल्स हो, चाहे वो माइक्रोब्स हो, यदि वो एक पर्टिकुलर स्थान पे एक साथ एक समय वो उपलब्ध है तो वो वहां की कम्युनिटी बना देते हैं। तो नॉर्मली इसमें सजीव इंक्लूडेड ही हैं, और तो को होते नहीं, तो ये बायोटिक कम्युनिटी नाम से इसको जाना जाता है। इसमें एक स्थान विशेष पे, जिसको अपन बायोलॉजी में हैबिटेट कहते हैं, में उपस्थित समस्त माइक्रोब्स, प्लांट्स और एनिमल्स जो होते हैं वो इंक्लूडेड रहते हैं। और प्रत्येक बायोलॉजिकल कम्युनिटी का या बायोटिक कम्युनिटी का एक स्पेशल इकोलॉजिकल कैरेक्टर होता है, जो वो उसका स्पेसिफिक होता है ना, और उसी नाम से उसको जाना जाता है। अब ये कम्युनिटी का जो कैरेक्टर है, ये इसको दूसरी कम्युनिटी के कैरेक्टर से डिफरेंशिएट भी कर देता है, और इसी कारण ये हर कम्युनिटी अपने आप में यूनिक हो जाती है। इसकी अपन विस्तार से चर्चा करेंगे। पहले अपन उन पॉइंट्स को देख रहे हैं, मैंने सिर्फ नाम लिखे हैं यहाँ पे जिनको अपन पहले पढ़ चुके हैं कि कम्युनिटी के क्या लक्षण होते हैं। पहला है कम्युनिटी डोमिनेंस। कम्युनिटी डोमिनेंस का मतलब ये है कि एक पर्टिकुलर हैबिटेट में रहने वाली जितनी भी पॉपुलेशंस हैं, चाहे वो प्लांट्स की हो चाहे एनिमल्स की हो, उनमें कुछ एक स्पीशीज ऐसी होती हैं जो कि डोमिनेटिंग होती हैं। अर्थात यदि एक अपन उदाहरण लें कि 100 प्लांट्स हैं तो 90 तो नहीं कहूंगा मैं, लेकिन हाँ 70% प्लांट जो है एक ही वैरायटी के होंगे, तो उस कम्युनिटी को उसी प्लांट स्पीशीज के नाम से जाना जाएगा। जैसे पाइन कम्युनिटी, तो पाइन ट्री है, तो पाइन ट्री जो है एक कोनिफर ट्री है, कोन के आकृति का पेड़ होता है, तो ऐसी पॉपुलेशन में पाइन ट्री ही ज्यादा मिलेंगे आपको, तो वो पाइन कम्युनिटी हो जाती है। ऐसा नहीं कि उसमें पाइन के अलावा दूसरे वृक्ष नहीं मिलेंगे, दूसरे वृक्ष मिलेंगे लेकिन उनकी संख्या कम होगी, दूसरे जीव भी मिलेंगे, दूसरे जंतु भी मिलेंगे, लेकिन उनकी संख्या कम होगी, इसलिए वो पाइन कम्युनिटी कहलाती है। इस तरह से मैरीन एनवायरमेंट, तो मैरीन हैबिटेट अपने आप में, एक मैरीन एनवायरमेंट जो है वो अपने आप में कम्युनिटी बना देता है ना। फ्रेश वाटर कम्युनिटी, इस तरह से कम्युनिटी के नाम होते हैं, उनके हैबिटेट के आधार पर भी नाम होते हैं, उसमें पाए जाने वाली डोमिनेंट स्पीशीज के आधार पर भी कम्युनिटी के नाम होते हैं, है ना। तो ये चीज आप पढ़ चुके हो, जिसका नाम रखा जाता है वही डोमिनेंट होता है वहां पे, ठीक है। इसी तरह से स्पीशीज डायवर्सिटी, ये एक और लक्षण है कम्युनिटी का। इसका अर्थ ये होता है कि हर कम्युनिटी में जितनी ज्यादा विभिन्नताएं होंगी, किसमें, स्पीशीज की संख्या में, उतनी ही रिच वो कम्युनिटी मानी जाती है, उतनी ही समृद्ध वो कम्युनिटी मानी जाती है। स्पीशीज लिमिटेड है, सीमित है, इसका मतलब वहां पे ज्यादा रिसोर्सेज नहीं है, तो वो पुअर हैबिटेट की श्रेणी में आ जाता है फिर, और वहां पे कम्युनिटी डाइवर्सिटी अच्छी नहीं पाई जाती। तो डाइवर्सिटी अच्छी होना यानी कि विविधताओं का अच्छा होना, इसका मतलब क्या है कि वहां पे प्लांट्स और एनिमल्स दोनों की वैरायटी खूब सारी है, तो ये कहलाती है स्पीशीज डाइवर्सिटी। अपन पढ़ चुके हैं इसको, अल्फा डाइवर्सिटी, बीटा डाइवर्सिटी, गामा डाइवर्सिटी, ये सारी चीजें मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। उसके बाद में आता है कम्युनिटी पीरियोडिसिटी, ये भी एक लक्षण है। कम्युनिटी पीरियोडिसिटी का मतलब है कि एक निश्चित अंतराल के बाद में कम्युनिटी जो होती है उसके फीचर्स जो होते हैं वो रिपीट किए जाते हैं, चाहे वो एक्टिविटीज ही हो। पीरियोडिसिटी का मतलब कैसे है, जैसे मान लें एक एनिमल से डोमिनेटेड कम्युनिटी है जिसमें ज्यादातर जंतु है दिनचर, एक ऐसी एनिमल्स की कम्युनिटी है जिसमें ज्यादातर जंतु है रात्रिचर, है ना। इसी तरह से अलग अलग हैबिटेट में जो जंतु हैं उनकी हैबिट्स अलग अलग होती हैं, तो उस बेसिस पे भी वो जो है एक पर्टिकुलर फीचर डिस्प्ले कर देते हैं, एंड दैट इज नोन एज कम्युनिटी पीरियोडिसिटी, है ना। नॉक्टूर्नल रात्रिचर, डायरेनल दिनचर, इस तरह से, है ना। और भी कई तरह के चीजें थी, पॉइंट्स थे जो इसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किए थे, एक बार आप पुराने नोट्स को रेफर कर लीजिएगा। फिर आता है फ्लक्चुएशंस विद इन द कम्युनिटी। फ्लक्चुएशंस का मतलब होता है नियमित अंतराल पे स्पीशीज जो वहां पे उपस्थित हैं उनकी संख्या में उतार चढ़ाव, वहां के माहौल में उतार चढ़ाव, ये कहलाता है फ्लक्चुएशंस।
ये कम्युनिटी में हमेशा चलता रहता है जब तक ये कम्युनिटी स्थायित्व पर नहीं पहुंच जाती, एक स्टेबल कंडीशन में नहीं पहुंच जाती, जिसको अपन ने पढ़ा था क्लाइमैक्स कम्युनिटी के रूप में। तो ये सारी चीजें बेसिक कैरेक्टर्स हैं, जनरल कैरेक्टर्स हैं कम्युनिटी के। अब आपका अगले लेक्चर से अपन इस यूनिट में जिस एंगल से आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है, अपन उसी टॉपिक से स्टार्ट कर रहे हैं। एक सिस्टमेटिकली इस यूनिट के इस टॉपिक को अपन अगर पढ़ना स्टार्ट करें तो देखो कुछ बातें तो ऐसी हैं जो आपको आती हैं, आपने इसी पेपर में मैंने ही आपको एक्सप्लेन किए हैं, और इससे पहले भी जब भी आपने कॉलेज में या स्कूल लाइफ में इकोलॉजी पढ़ी होगी तो पढ़ रखा होगा उसको। अब जैसे ये शब्द ऑर्गेनाइजेशन, संगठन, डायनेमिक्स, डायनेमिक्स का मतलब है इकोलॉजिकल सक्सेशन, यानी कि परिस्थितियां हमेशा एक सी नहीं रहती, उनमें नियमित रूप से बदलाव आते रहते हैं जब तक कि क्लाइमैक्स कम्युनिटी नहीं आ जाती। अब तक पढ़ते पढ़ते आपको इतना तो पता चल गया होगा क्लाइमैक्स कम्युनिटी कब आती है, जब आइडियल कंडीशन होती है तब आती है। अब अपन बेसिक्स पर आ जाते हैं कि जो स्ट्रक्चर एंड जोनेशन एंड स्ट्रेटिफिकेशन। अब ये चीजें आपको ये मैंने लिखी हैं सिलेबस से लेकर आपके जो यूनिवर्सिटी ने सिलेबस प्रिस्क्राइब किया है, जिसके थ्रू आपका पेपर बनता है, उसके अकॉर्डिंगली तो अपन क्या देखते हैं कि कम्युनिटी में जो स्पीशीज का संगठन है, कंपोजिशन है, और उनकी जो डोमिनेंस है, यानी कि एक पर्टिकुलर हैबिटेट में, एक पर्टिकुलर एरिया में एक स्पीशीज विशेष उसकी डोमिनेंस रहती है, उसका प्रभुत्व रहता है, उसके अतिरिक्त एक अपनी पहचान प्रदर्शित करने वाला एक स्ट्रक्चर या पैटर्न होता है जो उसको एक खास रूप देता है देखने में, अपीयरेंस में। ठीक, उसके सदस्यों को यानी कि एक स्पेशल, ये स्पेशल वो स्पेशल नहीं है, ये स्पेशल SPATIAL, स्पेशल का अर्थ होता है स्थान संबंधी अरेंजमेंट पर शो करता है। कोई पेड़ पर रह रहा है, कोई जमीन पर रह रहा है, कोई जमीन के अंदर रह रहा है, ये हो गया स्पेशल। इस तरह से समझो आप इस चीज को। तो हर जीव जो है, हर उसका जो आवास होता है तो वही जंगल, उसी जंगल में पेड़ भी हैं, उसी जंगल में झाड़ियां भी हैं, उसी जंगल में मिट्टी भी है, और मिट्टी के अंदर का भी। तो कोई जीव कहाँ रह रहा है, कोई जीव कहाँ रह रहा है, कोई जीव कहाँ रह रहा है, सबके हैबिटेट अलग अलग हो गए। तो ये हो गया उनका जो स्पेशल अरेंजमेंट। ठीक है, तो ये स्पेशल अरेंजमेंट जो होता है, ये भी क्या होता है, एक कम्युनिटी का फीचर होता है। ऐसे समझो आप इसको। अब अपन पढ़ते हैं इसको कि अतः स्ट्रक्चरली यानी कि संरचनात्मक रूप से एक कम्युनिटी, उसको अगर अपन हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है अनुप्रस्थ रूप से सब कम्युनिटीज में डिवाइडेड कर दें। सब कम्युनिटीज मतलब एक के बाद एक अनुप्रस्थ काट आपने काटते चले गए उस पर्टिकुलर हैबिटेट की। अपन किसी तने की या जड़ के अनुप्रस्थ काट नहीं काट रहे, अपन काट रहे अनुप्रस्थ काट एक हैबिटेट की। तो ये हॉरिजॉन्टल सब कम्युनिटीज बन जाती हैं। उसमें क्या होता है, जीवों का एक होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस का मतलब है आपने किसी चीज को मिक्सअप कर दिया, उसमें सभी जीव आ गए, आर्थ्रोपोडा भी आ गया उसके अंदर मोलस्क भी आ गए, उसके अंदर दूसरे कशेरुकी भी आ गए। होमोजीनियस समूह है ना, ऐसा नहीं कि स्पीशीज की बात हो रही है, तो होमोजीनियस मिक्सचर होता है एक पर्टिकुलर स्ट्रेटा के अंदर। ठीक है ना, तो इन जीवों के मध्य परस्पर इकोलॉजिकल रिलेशनशिप भी होता है कि जो होस्ट है, कोई पैरासाइट है, कोई प्रे है, कोई प्रेडेटर है, इस प्रकार का संबंध भी पाया जाता है उसके अंदर। तो इस प्रकार ये जो हॉरिजॉन्टल डिवीजन जो होते हैं, मेरे हाथ के इशारे समझिए, हॉरिजॉन्टल डिवीजन का मतलब ये है कि ये एक स्तरीय, दूसरा स्तरीय, तीसरा स्तरीय है। तो ये स्तर के अलग अलग जोन्स होते हैं एक ही पर्टिकुलर कम्युनिटी में। तो अपन यहाँ पे पॉइंट क्या लिख रहे हैं कि जीवों का एक होमोजीनियस समूह निवास करता है। इन जीवों के मध्य परस्पर इकोलॉजिकल रिलेशन होता है, जो मैंने आपको समझाया अभी, या पढ़ भी चुके हो। इस हॉरिजॉन्टल डिवीजन के घटक जो होते हैं, कंपोनेंट, वो कम्युनिटी के जोन्स होते हैं। ये जोन्स होते हैं जो उसको स्पेसिफिक नाम दे देते हैं। अतः इस प्रकार के डिवीजन को अपन नाम दे दिया जोनेशन। ये प्रोसेस कहलाता है जोनेशन। एक जोन ऐसा है तालाब में जहां पे लाइट पहुंचती है, एक जोन ऐसा है तालाब में जहां पे लाइट कम पहुंचती है, एक जोन ऐसा है तालाब में जहां पे लाइट पहुंचती नहीं। अभी भी आपने पढ़ा ओशियन को, तो उसके अंदर भी जोन्स थे, तालाब में भी जोन्स होते हैं, लेक में भी जोन्स होते हैं। तो ये जोन्स जो होते हैं वो अपना एक विशेष लक्षण दर्शाते हैं। तो एक माउंटेन है, अब आप तालाब के अलावा दूसरा पहाड़ी है, तो माउंटेन में उपस्थित वेजिटेशन जो वहां पे पाए जाने वाले जो पादप है वो वेजिटेशन कहलाती है।
में क्या होता है, अल्टीट्यूडनल और लैटिट्यूडनल। अल्टीट्यूड का मतलब है ऊंचाई से संबंधित, लैटिट्यूडनल का मतलब है ये लंबाई से संबंधित। तो अल्टीट्यूडनल और लैटिट्यूडनल जोनेशन वहां पे भी उपस्थित होता है, पहाड़ पे भी। हर हैबिटेट में मिल जाएगा आपको। अर्थात अलग अलग अल्टीट्यूड और अलग अलग लैटिट्यूड पर अलग अलग प्लांट वेजिटेशन पाई जाएंगी। जरूरी नहीं कि सब जगह एक से प्लांट हो, वेजिटेशन अलग अलग होती। कारण क्या है, कारण ये है कि हर जगह की सॉइल अलग होगी, हर जगह लाइट अलग मात्रा में पहुंचेगी, हर जगह का तापमान जरूरी नहीं है एक सा हो, हर जगह जरूरी नहीं कि ह्यूमिडिटी एक सी हो। इन सब में अलग अलग क्लाइमेटिक फैक्टर्स काम करेंगे, इसलिए अलग अलग वेजिटेशन वहां पर उपस्थित हो जाएगी। ये चीज अपने को अगले लेक्चर में देखनी है। जोनेशन एंड स्ट्रेटिफिकेशन, इसको कंटिन्यू कर रहे हैं। आपके सामने डायग्राम बना हुआ है। दिस डायग्राम शोज कि एक पॉन्ड है, इसके अंदर 3 स्पेसिफिक जोन्स हैं। एक वो जोन है जहां पे सनलाइट पूरी पहुंचती है, ये लिटोरल जोन कहलाता है। इसके नीचे ये वाला जो जोन है लिमिटिंग जोन कहलाता है, जहां पे ये वेजिटेशन उगी हुई है। और इसके नीचे यहाँ पे लाइट की पेनिट्रेंस लगभग 0 होती है, ये कहलाता है प्रोफंडल जोन। और ये ट्रांजिशन जोन है जिसको अपन बीच का जोन कह देते हैं, लिम्नेटिक और प्रोफंडल के बीच का है, ये कहलाता है लाइट कंपनसेशन लेवल। यानी कि यहाँ पे जीवों की जो उपलब्धता होती है वो लगातार बदलती रहती है। ये एक पॉइंट हो गया। अब अपन आगे चलें कि एक कम गहरे पॉन्ड में ये चीज नहीं देखने को मिलेगी। ये चीज अपने को देखने को कहाँ मिलेगी, जहाँ पे एक डीप पॉन्ड हो या एक बड़ी लेक हो, वहां पर ये 3 जोन है, लिटोरल, लिम्नेटिक और प्रोफंडल। लिटोरल में लाइट की अवेलेबिलिटी है, लिम्नेटिक में लाइट की अवेलेबिलिटी लिटोरल के कंपेरिजन में कम है, और प्रोफंडल में ना के बराबर है। हर जोन में जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी जो डायवर्सिटी है वो डिफरेंट है। ये बात होगी जोनेशन की। अब बात आती है स्ट्रेटिफिकेशन। स्ट्रेटिफिकेशन का मतलब होता है लेयर्स। तो ये कम्युनिटी में पाए जाने वाला दूसरे प्रकार का स्ट्रक्चर है, इसको अपन जोनेशन से कंपेयर नहीं कर सकते। जो अधिक कॉमन है ये स्ट्रेटिफिकेशन, ये ज्यादा कॉमन होता है। स्ट्रेटिफिकेशन में कम्युनिटी में क्या होता है कि वर्टिकल चेंजेस देखे जाते हैं। वर्टिकल का मतलब ये होता है कि एक लेयर ये आ गई, एक लेयर ये आ गई, एक लेयर ये आ गई, ये ऊपर से इस तरह से ये लेयरिंग होगी, ये है वर्टिकल स्ट्रेटिफिकेशन। ठीक है, वर्टिकल चेंजेस देखे जाते हैं प्रत्येक हॉरिजॉन्टल जोन में। ये तो मान लीजिए कलर डिफरेंट यूज कर लेते हैं। ये तो हो गया हॉरिजॉन्टल जोन जो आप देख रहे थे अभी, और ये हो गया वर्टिकल जोन। ये तो रेड वाला क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल, और ये वाला क्या हो गया, वर्टिकल जोन। तो स्ट्रेटिफिकेशन में कम्युनिटी में क्या होता है कि वर्टिकल चेंजेस देखे जाते हैं, और प्रत्येक हॉरिजॉन्टल जोन में रिकॉग्नाइज्ड यानी कि बिल्कुल स्पष्ट, जिसको अपन अलग से पहचान सकते हैं, ये वर्टिकल स्टोरीज होती हैं। स्टोरीज का मतलब है एक के बाद एक लेयर्स, है ना। तो कभी कभी क्या होता है, स्ट्रेटिफिकेशन इतना कॉम्प्लेक्स हो जाता है, इतना जटिल हो जाता है कि कम्युनिटी में स्पीशीज की जो वर्टिकल लेयर्स होती हैं वो इतनी ज्यादा मिक्सअप हो जाती है कि उसको आप सेपरेट करके नहीं देख सकते हैं। तो बड़ा कॉम्प्लेक्स फॉर्म है स्ट्रेटिफिकेशन, एक एडवांस चीज है जोनेशन की तुलना में। यहाँ तो आपने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है, लेकिन जब आप ये करेंगे ना स्ट्रेटिफिकेशन, तो ये इतना आसान नहीं होगा। लेकिन ये हर कम्युनिटी में स्ट्रेटिफिकेशन भी होता है ना। तो ये कैसा होता है, ये होता है इस तरह से वर्टिकल। तो वर्टिकल लेयर्स होती हैं, ये शब्द याद रखें आप। कम्युनिटीज में स्पीशीज की वर्टिकल लेयर्स होती हैं, और प्रत्येक लेयर में एक विशेष प्रकार का जो ग्रोथ फॉर्म होता है, ग्रोथ फॉर्म अपन कहते हैं वहां पे पाए जाने वाले जीवों को, जिसमें सब आ गए, माइक्रोब्स, प्लांट्स और एनिमल्स। इनको सामूहिक रूप से अपन बायोलॉजी में क्या बोल देते हैं, ग्रोथ फॉर्म्स कह देते हैं। ये जीव समूह है। तो हर लेयर में एक विशेष जीव समूह उपस्थित होता है। तो इसको अपन नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू कर रहे हैं। ग्रासलैंड कम्युनिटीज में क्या होता है कि एक सबटेरेनियन फ्लोर होता है। सबटेरेनियन फ्लोर का मतलब है जमीन से नीचे का फ्लोर। मान लीजिए ये जमीन की सतह है, इसके नीचे का फ्लोर होगा, इसमें घास की जड़ें और ये प्लांट्स की रूट्स वगैरह होती हैं, और इसमें ये दबी रहती है बेसिकली
जानवरों के मल के नीचे, प्लांट्स और एनिमल्स जिनकी डेथ हो जाती है उनकी डेब्रीज के नीचे ये सारा दबा रहता है, ठीक है ना। इसी प्रकार एक और लेयर होता है जो अपन जंगल में जाते हैं कहीं पे भी दिख जाता है, ये कहलाता है हर्बेसियस सबस्ट्रेटम, यानी कि ऐसा सबस्ट्रेटम जिसपे केवल जो है छोटी झाड़ियां नजर आएंगे आपको, जिसमें ग्रासेस के ऊपरी भाग नजर आएंगे या छोटी झाड़ियां नजर आएंगी। विशेष प्रकार के अभिलाक्षणिक जंतु भी वहां पे देखने को मिल सकते हैं, विशेषकर कीट या रेप्टाइल्स, ठीक है, या दूसरे छोटे और भी अकशेरुकी जंतु वहां पे देखे जा सकते हैं, खासतौर से आर्थ्रोपोड्स के दूसरे सदस्य, आर्थ्रोपोडा के दूसरे सदस्य, है ना। तो ये हर्बेशियस सबस्ट्रेटम हो गया। तो घास के मैदान में एक तो हो गया सबटेरेनियन फ्लोर, एक हो गया हर्बेशियस सबस्ट्रेटम, ठीक है। सबटेरेनियन फ्लोर का मतलब ये है जमीन के अंदर का, और हर्बेशियस सबस्ट्रेटम का मतलब है ये जमीन के ऊपर का, जो कि यहाँ पे जंतुओं का मल भी पड़ा रहता है, अपशिष्ट भी पड़ा रहता है, मरे हुए प्लांट्स के पार्ट्स भी होता है, टूटी हुई पत्तियां भी होती हैं, टहनियां भी होती हैं, और दूसरा कचरा टाइप का आइटम वो भी पड़ा रहता है यहाँ पे। ये हर्बेशियस सबस्ट्रेटम कहलाता है। तो ये है स्ट्रेटिफिकेशन किसका, ग्रासलैंड कम्युनिटी का। अब आइए आप मान लीजिए दूसरी फॉरेस्ट कम्युनिटी, एक जंगल के अंदर, यहाँ का स्ट्रेटिफिकेशन बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है, इतना सरल नहीं होता। जंगल में क्या होता है कि प्लांट की कई स्पीशीज हैं, और हर जो एक प्लांट की वैरायटी है वो एक स्टोरी बना देती है, एक लेयर बना देती है हाइट के अकॉर्डिंगली। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो शब्द आपको याद रखना है, प्लांट की लंबाई के अनुसार हाइट के अकॉर्डिंगली एक लेयर बना देती है। ये अपना साइज, शेप और बिहेवियर हर फीचर में ये डिफरेंट होती है लेयर। मान लीजिए एक प्लांट की लेयर है, उसकी हाइट ये है, दूसरी प्लांट की लेयर है, उसकी हाइट ये है, तीसरे प्लांट की लेयर है, उसकी हाइट ये है। तो इन तीनों का विशेष साइज हो गया, विशेष आकृति हो गई, और एक विशेष व्यवहार हो गया, जो कि सीजन के अकॉर्डिंगली वेरी करता है, भिन्न होता है। अच्छा, एक बात और है कि प्रत्येक स्ट्रेटम का मतलब आप समझ लो, प्रत्येक स्ट्रेटम में पाए जाने वाली प्लांट स्पीशीज जो होती है ना, वो लोकल कंडीशंस, वहां की जो लोकल पर्यावरणीय परिस्थितियां होती है ना, उनके अनुसार अनुकूलित रहकर बिल्कुल एकदम डिसिप्लिन वे में रहती है, एकदम व्यवस्थित रहती है। ये नहीं कि बहुत ज्यादा उठापटक वहां चल रही है। उठापटक होती है लेकिन हमेशा नहीं होती। बहुत ज्यादा उठापटक हो जाएगी तो फिर वहां पे वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो अपन एक ऐसे माहौल की बात कर रहे हैं जहां पे परिस्थितियां कमोबेश स्थिर हैं और अनुकूल हैं, वहां पे ये चलता है। इसके अलावा अपन क्या देखेंगे कि एक लेयर के प्लांट जो होते हैं वो एनवायरनमेंट को इस प्रकार से चेंज कर देते हैं, इस प्रकार से प्रभावित कर देते हैं कि ये कम्युनिटी दूसरी लेयर की स्पीशीज हेतु उसको ये अडेप्टेबिलिटी, उसकी अनुकूलन वो बढ़ जाएगा। मींस ये वाला जो प्लांट है ये इसके सर्वाइवल के लिए हेल्प करेगा, ये वाला प्लांट इसके लिए, म्यूचुअल बेनिफिट देते हैं एक दूसरे को। कई बार कंपटीशन भी होता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन एक दूसरे के सर्वाइवल में मदद करते हैं। ये प्लांट्स और एनिमल्स के बीच के अंदर में इंटरेक्शन होता है, ये पॉजिटिव इंटरेक्शन इस प्रकार के कम्युनिटी के अंदर चलते रहते हैं। तो मैंने ये पॉइंट लिखा है यहाँ पे कि एक लेयर के प्लांट्स क्या करते हैं, एनवायरनमेंट को, गौर से समझ लेना इस पॉइंट को, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एक लेयर के प्लांट्स जो होते हैं वो एनवायरनमेंट को, यानी कि उस लोकल पर्यावरण को, मान लीजिए इस लेयर की बात हो रही है, इस लेयर के प्लांट एनवायरनमेंट को इस प्रकार से चेंज कर देंगे कि ये कम्युनिटी की दूसरी लेयर कौन सी होगी, ये वाली की स्पीशीज है, तो उसकी अनुकूलता में बढ़ा देते हैं, उसकी एडेप्टेबिलिटी इंक्रीज कर देंगे। इसको अपन अगले लेक्चर में कंटिन्यू कर रहे हैं। अपन ने भी जो डिस्कस किए हैं पॉइंट्स, उन सब पॉइंट्स को अगर अपन कंसीडर करें तो ये क्लियर हो जाता है कि स्ट्रेटिफिकेशन जो होता है वो कम्युनिटी में उपस्थित स्पीशीज की इंटरडिपेंडेंस, यानी कि एक दूसरे पर निर्भरता जो होती है, उसका एक रिजल्ट है, ठीक है। मीन्स अगर अपन प्रैक्टिकल बात करें तो एक फॉरेस्ट का मतलब है कि एक घना जंगल है जिसमें जमीन है, उस जमीन के नीचे पेड़ों की जड़ें हैं, घास की जड़ें हैं, हर्ब्स की जड़ें हैं, श्रब्स की जड़ें हैं, और भी दुनिया भर के राइजोम्स हैं, सब हैं। उसके ऊपर सूखी पत्तियां पड़ी हैं, जंतुओं का मल पड़ा है, जंतु जो है वो विचरण भी कर रहे हैं, और
सारी जितनी भी संभव क्रियाएं हैं वो सारी उस एनवायरमेंट में हो रही है। तो उस केस के अंदर क्या होगा कि 5 वर्टिकल स्टेट सब डिविजन्स यानी कि स्ट्रेटा जो है वो रिकॉग्नाइज किए जा सकते हैं बिल्कुल स्पष्टता के साथ, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं। ये जो सब डिविजन्स हैं ये सतह के अंदर से ऊपर की डायरेक्शन में, मीन्स मान लीजिए ये अगर भूमि की गहराई है तो यहां से ऊपर की तरफ अगर अपन इसको मेजर करें तो ये कैसे कहलाएंगे, पहला जो लेयर है सबसे नीचे का जो लेयर है जो भूमिगत स्तर कहलाता है, वो भूमिगत स्तर वो कहलाएगा सबटेरेनियन सब डिविजन, जिसके अंदर जड़ें और जो दूसरे जो ऑर्गेनिक मैटर है माइक्रोब्स और ये सब मिल जाएगा, ह्यूमस एंड ऑल। उसके बाद आता है ये फॉरेस्ट फ्लोर, इस पे भी आपको टूटी हुई पेड़ों की पत्तियां, टूटी शाखाएं, मृत जंतुओं का मल और ये सब मिल जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद आता है हर्बेशियस सब वेजिटेशन। हर्बेशियस वेजिटेशन मतलब ये छोटी मोटी जो झाड़ियां टाइप की होती है ना, ये इस तरह के। और उसके बाद में आता है श्रब्स, थोड़ी सी बड़ी झाड़ियां, ऊंची झाड़ियां, और फिर वृक्ष, है ना। तो ये 5 जो है वो क्या कहलाएंगे, वर्टिकल सब डिविजन्स बायोलॉजी की भाषा में, या स्ट्रेटास। ये है स्ट्रेटिफिकेशन। लेकिन अपन ने क्या देखा कि अगर अपन एक ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में चले गए, अर्थात हिंदी में बोले तो वर्षावन में चले गए, जहां पे साल में 6 से 8 महीने तक बारिश होती है और अच्छी बारिश होती है, तो नेचुरल है वहां का फ्लोरा और फौना वो बहुत ज्यादा रिच होता है। तो ऐसे केस में ये सब डिविजन्स इनकी संख्या 5 से बढ़ के 6, 7 या 8 तक देखी गई है, ठीक है। कारण क्या है कि वहां पे अलग अलग हाइट के ट्रीज भी हैं, अलग अलग हाइट के श्रब्स भी हैं, अलग अलग हाइट के हर्ब्स भी हैं। तो यहाँ पर संख्या जो है वो बढ़ जाती है क्योंकि डायवर्सिटी अधिक है, जंतुओं की भी और प्लांट्स की भी। तो ऐसे केस के अंदर क्या होता है कि ये रिच फ्लोरा होता है। रिच फ्लोरा की वजह से ये जो स्ट्रेटास हैं इनकी संख्या 5 से बढ़ के 6, 7 या 8 तक देखी गई है। तो ये सारा खेल किस पे डिपेंडेंट है, सोलर रेडिएशन पे, सूर्य से आने वाले प्रकाश की मात्रा वो डिसाइड करता है कि कितने स्ट्रेटास डेवलप होंगे। क्योंकि बिना लाइट के देखिए लाइफ पॉसिबल नहीं है, बिना प्रकाशीय ऊर्जा के, बिना सोलर एनर्जी के लाइफ पॉसिबल ही नहीं है। तो जहां तक लाइट पहुंचेगी वहां पे वेजिटेशन डेवलप हो जाएगी। तो एक चीज तो हुई जहां पे लाइट की पेनिट्रेंस है और वो लाइट जो है वो प्लांट्स तक पहुंच पा रही है, फोटोसिंथेसिस हो पा रहा है। या दूसरा जो फैक्टर है वो है रिलेटिव ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी का मतलब होता है सापेक्ष आर्द्रता। रिलेटिव ह्यूमिडिटी मींस सापेक्ष आर्द्रता। ये इस पर डिपेंडेंट होता है कि भूमि के जो ऊपरी भाग है, जमीन के ऊपर जो है प्लांट्स या प्लांट के पार्ट्स, उनके अंदर कितनी लाइट पहुंच पा रही है और वहां पे मॉइस्चर कितना है, आर्द्रता कितनी है। तो ये जो स्ट्रेटिफिकेशन है, इसी प्रकार का स्ट्रेटिफिकेशन प्लांट्स के जो अंडरग्राउंड पार्ट्स हैं, अंडरग्राउंड मतलब जो सॉइल के अंदर उपस्थित पार्ट्स हैं, उनके अंदर जो है रूट्स, राइजोम्स और अन्य जो संरचनाएं होती हैं, कंदमूल वगैरह, उनके अंदर भी स्ट्रेटिफिकेशन देखा गया है। तो अब अपन अगले लेक्चर से विधिवत स्टार्ट करते हैं। एक एक इकोसिस्टम को लेंगे, उसके अंदर अपन इन्हीं सारे फिनोमिना को देखेंगे। यहाँ पर पाए जाने वाले जो फ्लोरा है और फौना है, उनके क्या लक्षण होते हैं, उनमें क्या अनुकूलन पाए जाते हैं, और ये सब चीजें बड़े विस्तार से चर्चा करने का समय आ गया है।